हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अब हमारे पास बचे हैं हमारे लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, जो कैसे होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। अभी तक हमने किन ऑर्गेनेल्स की बात की है जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमने बात की थी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा आ जाता है, साइटोस्केलेटन आ जाता है, सीलिया आ जाते हैं, फ्लेजिला आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बचता है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें हमारे पास है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोम। ये तीन चीजें हैं हमारे पास, तीन ऑर्गेनेल्स है जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इनको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं सेंट्रोसोम सेंट्रियोल की। सेंट्रोसोम को हम तारक काई कह रहे हैं, सेंट्रियोल को हम तारक केंद्र कह रहे हैं। क्या होते हैं ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल? पहली चीज ये कि मैं कई बार पहले भी ये वर्ड यूज कर चुकी हूँ। जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात की थी, तब हमने ये देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तरकु तंतु बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो इन स्पिंडल फाइबर्स के बनने में जो हेल्प करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जहाँ से बनते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं इनको मैं अभी आपको बता दूंगी, बट अभी के लिए आप इतना याद रखें, स्पिंडल फाइबर जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिनको बनाने के लिए कौन काम करते हैं? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ना तो सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ना सेंट्रियोल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या ये दोनों एक ही है? तो नहीं, ये दोनों एक भी नहीं है। एक हमारा सेंट्रोसोम, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रियोल की दो यूनिट्स। इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखें, फिर इसके बारे में सारी बातें करेंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये तो क्या हो गया? सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के अंदर ये कहाँ पर, ये सेंट्रोसोम कहाँ होता है? हमारी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। सेंट्रोसोम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं। ये जो आपको यूनिट दिखाई दे रही है, कुछ बेलन जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये दोनों यूनिट्स क्या कहलाती है? हमारी सेंट्रियोल कहलाती है। और ये बीच में ये जो सराउंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये आउटर बाउंड्री हमारी सेंट्रोसोम की है और उसके अंदर दो यूनिट्स प्रेजेंट होती है सेंट्रियोल की। और ये स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेशल तरीके से अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल बनता है। 90 डिग्री एंगल बनता है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने एक पेन रखा और कुछ ये जो स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखाई दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम के अंदर हमें दो सेंट्रियोल मिलते हैं। अब पहले हम बात करें कि ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों के हमने बात की कि ये क्या काम करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। दूसरा आप इसका फंक्शन याद रखेंगे सेंट्रियोल का, कि ये बेसल बॉडी बनाते हैं। सीलिया फ्लेजिला हम पढ़ चुके हैं। सीलिया फ्लेजिला में मैंने आपसे कहा था कि सीलिया फ्लेजिला की बेसल बॉडी में कुछ सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो सेंट्रियोल ही है, यानी कि बेसल बॉडी बना रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होते हैं, ये हमें मिलते कहाँ हैं? एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं। एनिमल सेल के अंदर क्या करेंगे? जंतु कोशिका के अंदर ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। प्लांट कोशिका में जो मोटाइल सेल्स होती है, मोटाइल सेल यानी कि जो चल सेल, जो चल शेवाल होती है, ऐसी शेवाल जो मोटाइल होती है। मोटाइल का मतलब जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला। और हम ये देख कर आए हैं कि फ्लैजिला किसका बना हुआ होता है? यूकेरियोट के केस में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। कुछ वैसे ही सेंट्रियोल भी किसका बना हुआ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। तो जिस जगह पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला की बेसल बॉडी किससे बन रही है? सेंट्रियोल से ही बन रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रियोल हमें कहाँ मिलेगा? फ्लैजिला की बेसल बॉडी में मिलेगा। तो ओवरऑल हम ऐसा कह देते हैं कि मोटाइल एल्गी के अंदर भी हमें सेंट्रियोल मिलता है। पादप कोशिका, नॉर्मल जो मेच्योर प्लांट सेल है उसमें नहीं मिलेगा, मोटाइल प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर मिलेगा, यानी कि ऐसी प्लांट सेल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? सीलिया प्रेजेंट हो या फ्लैजिला प्रेजेंट हो, वहां हमें सेंट्रियोल मिल जाएगा। जूस्पोर्स ऑफ एल्गी, एल्गी के जूस्पोर रिप्रोडक्शन करने के लिए एल्गी क्या बनाती है? जूस्पोर्स बनाती है, तो उसके अंदर हमें मिल जाएंगे सेंट्रियोल। स्पर्म सेल्स ऑफ फर्न के अंदर मिल जाएगा। ये सारी जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, इन सब के अंदर हमें क्या मिल सकता है? सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम।
ठीक है, आगे चले। जो सेंट्रोसोम होता है उसके पास हमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रोसोम के अंदर क्या मिलते हैं, सेंट्रियोल मिलते हैं। सेंट्रियोल कितने होते हैं, दो होते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी कि 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। एक हमें यहाँ मिलेगा, दूसरा हमें यहाँ मिलेगा। ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सेंट्रियोल किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ये कंप्लीट कर चुके हैं पहले। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से बना हुआ हमारा सेंट्रियोल है, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखो, जैसे ये हमारा एक सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल को हमने यहाँ से कट किया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और अब हम इसको देख रहे हैं। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है कार्टविल लाइक। रेलगाड़ी का जो पहिया होता है कुछ ऐसा होता है। सेंटर में एक कोई सेंट्रल शीट प्रेजेंट होगी, वहां से ऐसी लाइंस निकल रही होगी, कार्टविल लाइक। रेलगाड़ी का पहिया कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल को जब हम कट करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। जैसे इसमें सबसे आउटर कैसे अरेंजमेंट कैसा होता है, आप एक नाम याद रखेंगे, 9+0 अरेंजमेंट। मतलब 9+0 प्रणाली। 9+0 अरेंजमेंट होता है यानी कि पेरीफेरी पर तो 9 होते हैं, ट्रिपलेट त्रिक प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ऐसी अरेंज होती है, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, ए बी सी। वापस से एक ट्रिपलेट यहाँ पर है, ए बी सी। तो जो सी है वो ए से अरेंज हो रहा है तो हम इसको सी ए लिंकर या ए सी लिंकर भी कह देते हैं। सी ए लिंकर कहते हैं बेसिकली, क्योंकि जो सी माइक्रोट्यूब्यूल है वो किससे अरेंज हो रही है, किससे ज्वाइन हो रही है, ए वाली से। तो ए से आपको पेरीफेरी पर कितने ट्रिपलेट्स मिलेंगे, 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेरीफेरी पर हमें कितने ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं, 9। क्या सेंटर में हमें यहाँ पर, क्या यहाँ पर हमें कोई ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा, बस एक सेंट्रल शीट दिखाई दे रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हब कह रहे हैं, धुरी, जहां से ये सारे ट्रिपलेट्स जुड़े होते हैं। ये एक ट्रिपलेट ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर और यहाँ से एक स्पोक निकल रहा है, इसको हम रेडियल स्पोक कहते हैं, अरीय दंड कहते हैं, जो जाकर सेंटर में अरेंज हो रहा है। सेंटर में अरेंज हो रहा है तो ये रेडियल जो स्पोक है ये भी कितने होंगे, 9 होंगे। ये भी प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। सी ए लिंकर जो दो ट्रिपलेट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, रेडियल स्पोक जो एक ट्रिपलेट को सेंटर से अरेंज कर रहा है, सेंटर से ज्वाइन कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट के कारण हम इसको क्या कहते हैं, कार्टविल लाइक अरेंजमेंट। ये स्ट्रक्चर आपको कब दिखाई देगा, जब आप एक सिलेंडर शेप्ड सेंट्रियोल को यहाँ से कट करेंगे और जब उसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। 9+0 अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल का। अगर हम बात करें सेंट्रियोल के फंक्शन की, तो ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं बता रही हूँ मैं आपको। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और एक बेसल बॉडी बनाता है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। वहां पर भी आपको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, सेंट्रियोल जैसा, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स। अब बात करते हैं स्पिंडल फाइबर की। ये स्पिंडल फाइबर जो मैं बोल रही हूँ ये क्या होता है, जैसे एक सेल है, इस एक सेल को दो सेल में डिवाइड होना है, तो ये सेल अपने साइज को एनलार्ज करती है, कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस बनाती है। और यहाँ पर सेल प्लेट मेथड या सेल फरो मेथड, सेल प्लेट मेथड किन के अंदर हमने देखी, प्लांट्स के अंदर, और सेल फरो मेथड किस में देखी, एनिमल्स के अंदर। तो क्योंकि ये जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल होते हैं ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं, मोटाइल सेल में होंगे लेकिन प्लांट सेल में जनरली ये नहीं होता, एनिमल सेल में होता है। तो इसका मतलब एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते होंगे। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये जो हमारा सेंट्रोसोम है डुप्लीकेट कर लेता है। सेंट्रोसोम एक यहाँ, एक सेंट्रोसोम यहाँ, इसके अंदर एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, कुछ धागे बनाते हैं, यहाँ से कुछ धागे निकालते हैं। इन धागों को ही हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। फाइबर यानी कि धागे। ये धागे क्या करते हैं, जाकर के अरेंज होते हैं, जुड़ते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स ऐसे लाइन से अरेंज होते हैं।
46 जो क्रोमोसोम है हमारे यहाँ पर ऐसे अरेंज होते हैं। तो यहाँ से जो धागे निकलते हैं ना, ये धागे आकर के इन इन क्रोमोसोम से बाइंड होते हैं। यहाँ से भी कुछ धागे निकलेंगे। ये जो धागे निकल रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे क्रोमोसोम को बीच से बर्स्ट करते हैं। हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है अरेंज होने के बाद में, तो ये धागा एक यहाँ आकर जुड़ा, एक धागा नीचे से आकर जुड़ा। ये नीचे वाला धागा इस क्रोमोसोम को नीचे खींचेगा, ऊपर वाला धागा इस क्रोमोसोम को ऊपर खींचेगा, जिससे होगा क्या, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। तो क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर बनाने में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्योंकि सेंट्रोसोम के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों ही क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर का क्या फंक्शन होता है, क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना, क्रोमोसोम्स को अलग करना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब ये प्रक्रिया होती है, तब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेंट्रोसोम सेंट्रियोल क्लियर होगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर आप सीलिया फ्लैजिला ऑलरेडी पढ़ के आए हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात करें, जो कि है राइबोसोम। राइबोसोम जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जॉर्ज पैलेट, आप याद रखेंगे नाम, 1953 में राइबोसोम की डिस्कवरी की। राइबोसोम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स को इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था। अगर राइबोसोम बात करें कि ये मिलते कहाँ है एक सेल के अंदर, तो एक सेल में हमने देखा था सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ से जुड़ी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं कुछ राइबोसोम। तो राइबोसोम हमें दो जगह पर मिलते हैं, एक तो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका से, आरईआर पर मिलते हैं। दूसरा कहाँ पर मिलते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में, फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी ये फ्लोट कर रहे होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बाइंड होते हैं। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं, हमने एक ऑर्गेनेल पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सेल के अंदर तो है ही, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक ऑर्गेनेल है, इसके अंदर भी मिलेंगे। हमने एक ऑर्गेनेल पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का अपना क्या होता है, इस हरित लवक का भी खुद का राइबोसोम होता है। तो हरित लवक के अंदर मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें बाइंड मिलेगा, और कुछ जो होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पड़ा होता है। ये जो राइबोसोम होता है किससे बना हुआ होता है, तो हमने देखा था आरआरएनए से बना होता है। आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, प्लस कुछ प्रोटीन्स, ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे राइबोसोम का। राइबोसोम का नंबर वेरी कर सकता है, राइबोसोम का नंबर किस सेल में कितना मिलेगा ये किस चीज पर डिपेंड करता है, कि वो किस चीज पर डिपेंड करता है, उस सेल को प्रोटीन कितना चाहिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। जिस सेल को जितनी ज्यादा प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है वहाँ राइबोसोम उतने ज्यादा होंगे, तो ये नंबर क्या करता है, वेरी करता है। टाइप्स की बात करें तो राइबोसोम दो टाइप के मिलते हैं, एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप। 80S टाइप कहाँ मिलेगा, हमें साइटोप्लाज्म में, अभी अभी हमने बात की साइटोप्लाज्म में भी ये होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर 80S टाइप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें कौन सा टाइप मिलता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है। अब एस का मतलब नहीं समझ आता, अगर आप इस पूरी सीरीज के साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया हुआ है एस का मतलब। ये जो 70 के साथ 80 के साथ एस लगा, इसका मतलब हम एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। एस का फुल फॉर्म पहले तो क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है जिन्होंने इस यूनिट के बारे में बताया है। इसको क्या कहते हैं हम, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादन गुणांक कहते हैं। इस एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या बताता है ये एस, ये हमें बताता है किसी भी चीज की डेंसिटी और शेप या साइज बोल सकते हो, आकार बताता है और घनत्व बताता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई चीज ली है
और उसको आपने मिक्सर के अंदर ग्राइंड कर दिया, मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर दिया, किसी ऐसी सेंट्रीफ्यूज के अंदर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने से, सेंट्रीफ्यूज का मतलब ही क्या होता है, किसी एक चीज को आपने मशीन के अंदर डाल के इतना फास्ट घुमा दिया है कि जो चीज आपने डाली थी वो बिल्कुल एकदम टूट चुकी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुकी है। मिक्सर में भी यही चीज होता है, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। तो आपने जब सेंट्रीफ्यूज कर दिया या मशीन के अंदर आपने घुमा दिया, तो वो जो चीज आपने कोई डाली है वो टूटेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद वो अरेंज हो जाती है। जो सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से जब राइबोसोम को हम सेंट्रीफ्यूज करें या राइबोसोम को किसी यूनिट पर सेटल करने की कोशिश करें, तो राइबोसोम टूटने के बाद दो यूनिट्स में सेटल हो जाता है। राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, सब यूनिट उप इकाई होती है। तो राइबोसोम की जो यूनिट 70 पर जाकर के सेटल डाउन हो जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, 70s राइबोसोम। जो यूनिट 80 पर जाकर के सेटल डाउन हो जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, 80s राइबोसोम कह देते हैं। इसको जब हम सेपरेटली अलग, मतलब इस 80s राइबोसोम को भी जब आप सेपरेटली देखोगे, अलग अलग इसकी दोनों यूनिट्स को देखोगे, तो इस 80s की एक यूनिट सेटल होती है 60 पर, एक यूनिट सेटल होती है 40 पर। 60 पर जाकर के एक यूनिट सेटल होती है, एक यूनिट 40 पर जाकर सेटल होती है। इन दोनों को मिक्स करके हम बोल देते हैं कि ये राइबोसोम का कौन सा टाइप बनाते हैं, 80s। कई बार क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है उसकी एक यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट 30 पर जाकर सेटल डाउन हो जाती है और एक जो उसकी यूनिट होती है वो 50 पर जाकर के सेटल डाउन हो जाती है। दोनों मिलकर के तो 80 हो रहे, बट ऐसा नहीं होता है, हम मिक्स नहीं करते, ऐड नहीं करते। ये दोनों मिलकर के कौन सी यूनिट बनाएंगे, राइबोसोम की 70s। एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको हुआ क्या। हमने राइबोसोम को किसी एक यूनिट के अंदर डाला, किसी एक मशीन के अंदर डाला, और हम ये देख रहे हैं कि ये राइबोसोम कितने पर जाकर सेटल हो रहा है। जब राइबोसोम सिंगल एक जगह पर सेटल हुआ, 80s पर मान लो सेटल हुआ, तो उसको हमने क्या कहा, 80s। दूसरा राइबोसोम 70 पर जाकर सेटल हुआ तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, 70s। अब जो ये 70s राइबोसोम भी है, इसकी दोनों यूनिट को आप देखोगे, दोनों उप इकाइयों को देखोगे, तो अलग अलग वो दोनों उप इकाइयां कहाँ जाकर सेटल होती है। एक इसकी उप इकाई सेटल होती है 50 पर, एक उप इकाई सेटल होती है 30 पर। उप इकाई, सब यूनिट। जब 80s की दो यूनिट्स को हमने देखा, तो उसकी एक यूनिट जाकर सेटल हुई 60 पर, उसकी एक छोटी सब यूनिट सेटल हुई जाकर 40 पर। तो 60 40 जोड़कर हमें 100 नहीं करना है, 80s इसको कहते हैं। इसको मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, जब हमने सेल ऑर्गेनेल्स की बात की थी, तो आप वहां जाकर भी इसको फिर से देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने इसको मोर क्लियर कर दिया है। तो राइबोसोम का हमने देख लिया कि ये 70s टाइप का होता है, 80s टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर में हमने देखा कि लार्ज सब यूनिट है, यानी कि एक बड़ी उप इकाई होती है, लार्ज सब यूनिट, और इसकी एक छोटी यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें कौन सा टाइप का राइबोसोम मिलता है, 70s टाइप का। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरियाज के अंदर हमें ये मिलता है। 80s टाइप का राइबोसोम हमें कहाँ मिलता है, यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिलता है। ये और कहाँ मिलता है हमें 70s टाइप, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली राइबोसोम हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। राइबोसोम बनता कैसे है, किसके मिलने से बनता है, हमने देख लिया, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। नेक्स्ट हम विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें, जो कि हमारे पास न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसको हम कहते हैं। एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलती है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसे हम कहते हैं। इस केंद्रिका को हम कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। इस केंद्रिका को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या बनाने में हेल्प करती है, राइबोसोम। राइबोसोम कैसे बन रहा था, आर आरएनए और प्रोटीन से। तो ये जो आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो बन रहा है, इस राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाती है, न्यूक्लियोलस बनाती है। ये न्यूक्लियोलस की पूरी यूनिट है जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होती है। कुछ इस तरीके से हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये हमें मिलती है।
इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है उस टाइम ये डिसअपियर हो जाती है, जब सेल डिवाइड हो जाती है तो हमें ये वापस से दिखने लग जाती है, रीअपियर हो जाती है। तो न्यूक्लियोलस में बस हमें यही याद रखना है। अच्छा, न्यूक्लियोलस का नंबर कैसा होगा? न्यूक्लियोलस का नंबर भी वेरी करता है। जिस सेल में ज्यादा प्रोटीन बनेगा वहां ज्यादा राइबोसोम चाहिए, ज्यादा राइबोसोम चाहिए तो ज्यादा क्या चाहिए हमें? राइबोसोमल प्रोटीन चाहिए, मतलब राइबोसोमल आरएनए चाहिए। इस राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाएगी? हमारी न्यूक्लियोलस बनाएगी। तो उस जगह पर हमें क्या ज्यादा चाहिए होगी? हमारी न्यूक्लियोलस ज्यादा चाहिए होगी। तो न्यूक्लियोलस का नंबर हमें ज्यादा कहाँ मिलता है? जो लीवर सेल्स होती है, लीवर सेल्स के अंदर हमें न्यूक्लियोलस ज्यादा मिलता है। लीवर सेल के अलावा ये पेनक्रियास में भी ज्यादा मिलता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ज्यादा तो आरआरएनए ज्यादा, आरआरएनए ज्यादा तो राइबोसोम ज्यादा, राइबोसोम ज्यादा तो प्रोटीन ज्यादा। ये सारी बातें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये हमें कहाँ? लीवर सेल में भी ज्यादा मिल सकती है, पेनक्रियास की कोशिकाओं में भी ज्यादा मिल सकती है। तो आप ये याद रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पर भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये जो एस आपको यूनिट मैंने बोला कि ये पहले भी मैं समझा चुकी हूँ, वहां पर मैंने और भी ज्यादा क्लियर किया था, तो वहां भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं और इसी के साथ हमारा जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट जो चैप्टर था वो हो जाता है कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में, आपके स्कूल लेवल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।